तो अब हम पढ़ेंगे जो लेसन ये है अगला नेक्स्ट इसका पॉइंट है रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार इरा। ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा है। तो यानी कि जो लड़ाई के बाद का जो टाइम था उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी जो थी, जो ख़राब हो गई थी, मंदी की वजह से ख़राब हो गई थी, उसको दोबारा बनना, वो उसके बारे में पढ़ने हैं। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ए मियर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिर्फ 2 दशकों के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इट वाज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर्स मेनली नाजी जर्मनी, जापान, इटली। तो एक्सिस पावर्स इसमें जो शामिल थी वो थी जापान, जर्मनी और इटली। एंड अलाइज और मित्र राष्ट्र जो थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट वाज ए वार वेज्ड फॉर 6 years। ये जो लड़ाई थी 6 साल तक चली। ऑन मैनी फ्रंट्स, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे फ्रंट पे चली। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर चली। ओवर लैंड, ऑन सी, इन द एयर। ये समुद्र में भी चली, ज़मीन पर भी चली और आसमान में भी लड़ी गई। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस। तो यहाँ पर भी बहुत सारी मौतें हुई, बहुत सारा विनाश हुआ। तो एटलीस्ट 60 million पीपल, कम से कम 6 करोड़ लोग मरे। और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड। तो दुनिया की उस समय की जो पॉपुलेशन थी सारी, उसका 3% हिस्सा जो है दुनिया से वाइप आउट हो गया। हैव बीन किल्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मरे। एज ए रिजल्ट ऑफ द वार मिलियंस मोर वर इंजर्ड। जो लाखों लोग थे वो उसमें जख्मी हुए। अनलाइक इन अर्लियर वार्स, पहली लड़ाइयों की तरह, मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड। ये बहुत सारी जो लड़ाइयाँ थी रण क्षेत्र से बाहर मरे लोग ये जो थे, मौतें जो हुई वो रण क्षेत्र से बाहर हुई। मैनी मोर सिविलियंस दैन सोल्जर्स डाइड फ्रॉम वार रिलेटेड काजेज। बहुत सारे जनता के लोग और सिपाहियों से ज़्यादा जनता के लोग जो थे लड़ाई के कारणों से मरे। वास्ट पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड एशिया वर डिवास्टेटेड। बहुत सा जो यूरोप का हिस्सा और एशिया का काफ़ी सारा हिस्सा जो बर्बाद हो गया। एंड सेवरल सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड बाय द एरियल बम्बार्डमेंट और टेंटलेस मिलिट्री अटैक्स, आर्टिलरी अटैक्स। तो बहुत सारे शहर बर्बाद हो गए ऑफ विद एरियल बम्बार्डमेंट, जो आसमान से बम गिराए गए, और टेलेंटलेस आर्टिलरी अटैक से, यानी कि गोलियों की बौछार से बहुत सारे जो शहर थे वो तबाह हो गए। द वार काज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन, यानी कि लड़ाई से बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ। एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, और सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक विनाश हुआ। रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉमिस्ड टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। तो इसमें जो इसकी दोबारा रचना थी, दोबारा इसका बनाना था रिकन्स्ट्रक्शन का, वो मतलब बहुत कठिन हो गया। 2 crucial influences shaped पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन। तो 2 उसके असल जो प्रभाव थे जिन्होंने लड़ाई के बाद की रिकन्स्ट्रक्शन को शुरू किया। द फर्स्ट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स एमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड। दूसरा कारण था पश्चिमी जो दुनिया है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और मिलिट्री तौर पर बड़ी डोमिनेंट पावर बन के उभरना, मतलब शक्तिशाली बन के उभरना। द सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन। तो दूसरा जो था इसका कारण वो था सोवियत यूनियन का प्रभुता संपन्न होना। तो सोवियत यूनियन भी बनी।
इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी। तो इन लोगों ने, दोनों ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने और सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी को हराने के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिए। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन इटसेल्फ फ्रॉम ए बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री इनटू वर्ल्ड्स पावर ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स व्हेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन ग्रेट डिप्रेशन। तो इन्होंने, दोनों देशों ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली कृषि के रूप में और वर्ल्ड की पावर के रूप में अपने आप को बहुत सालों में स्थापित किया, जिन सालों में जो दुनिया थी वो मंदी से गुजर रही थी। तो इन दोनों देशों ने अपने आप को शक्तिशाली बनाकर स्थापित किया, जिससे द्वारा लड़ाई के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन थी वो संभव हुई। जैसे ये स्टालिनग्राड इन सोवियत रशिया डिवास्टेटेड बाय वार। ये स्टालिनग्राड एक बड़ा मैदान था, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, तो वो बर्बाद हुआ विश्व युद्ध के दौरान। और ये जो तस्वीर है यह है जर्मन फोर्सेस अटैक रशिया। जर्मनी की जो शक्तियाँ थी, फोर्सेस थी, फौजें थीं, उन्होंने रशिया पर हमला किया जुलाई 1941। हिटलर्स अटैम्प्ट टू इन्वेड रशिया वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द वार। तो हिटलर का ये प्रयत्न कि रशिया पर कब्जा किया जाए, उसको हमला करके बर्बाद किया जाए या उस पर हमला किया जाए, ये उसका एक बड़ा कारण था जो लड़ाई में जिसने काफ़ी कुछ बदल दिया। आगे है पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। तो इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम इंटर वार इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। जो अर्थशास्त्र के विद्वान और राजनीति शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने वार के बाद के तजर्बे से काफ़ी सबक ग्रहण किए। फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजम्पशन। तो एक जो देश जो बस सामान बनाता जाए वो उसकी कंज्यूमर्स के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज ए नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। तो उसके लिए कंजम्पशन के लिए जो लोग हैं, जो सामान को बनाने वाले, जो हम मास प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा सामान बनाएंगे, तो उस सामान को ख़रीदने वाले जो जनता है उनके पास लगातार इनकम के साधन होने चाहिए। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ़ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। अगर जो रोज़गार है वो अगर स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उनकी जो इनकम होगी वो स्थिर नहीं रहेगी। दस स्टेबल इनकम्स आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सस्टेबलनेस के लिए भी, तो इनकम के लिए भी लगातार रोज़गार उनको लोगों को मिलने चाहिए। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ मार्केट बनाने से, बाज़ार बनाने से पूरी जो रोज़गार है उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। देयरफॉर गवर्नमेंट्स वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें सरकार को योगदान देना पड़ेगा ताकि जो प्राइसेस हैं वो स्थिर रहें और आउटपुट उसकी काबू में रहे और एम्प्लॉयमेंट भी लगातार जारी रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड नॉट बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ सरकार ही उसमें पूरा योगदान दे के इसको पूरा नहीं, सही नहीं कर सकती। द सेकंड लेसन रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दूसरा जो सबक था वो था एक देश का दूसरे देशों के साथ उसमें आर्थिक तौर पर जुड़ना। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ़ गवर्नमेंट्स हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल्स एंड लेबर। तो अगर सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वो सामान की आवाजाही को और पैसे को और मजदूरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का
कंट्रोल करे तभी ये संभव हो सकता है। दस इन ब्रीफ द मेन एम ऑफ द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिस्टम वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो सरकारों का जो मेन उसमें मकसद था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पोस्ट वार यानी लड़ाई के बाद की समय में वो था कि जो कारखाने हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगातार जारी रहे, स्थिर रहे। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन ऑन द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944। तो लड़ाई के अंत में यूनाइटेड नेशंस एक संस्था बनाई गई, उसमें मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस एक की गई जिसमें ये बातें जो थी उनका एक मसौदा तैयार किया गया एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यानी कि ये ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, न्यू हैम्पशायर शहर है, तो यूनाइटेड स्टेट्स देश है, वहाँ पर ये एक मीटिंग रखी गई, वहाँ पर ये इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया। माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स यूएस, दिस इज़ द प्लेस वेयर द फेमस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। ये वो जगह है यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस की गई। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। उन्होंने एक IMF एक फ़ंड तैयार किया टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। जो उनके मेंबर देश थे उनकी कमियां पेशियों को उन्होंने कंट्रोल करने का प्रबंध किया। कमी पेशी का मतलब अगर उनके पास पैसा कम है तो वो वहाँ से ले लें और अगर उनके पास ज़्यादा है तो वो बैंक में जमा करा दें। यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी एक फ़ंड बनाया, मॉनिटरी का मतलब पैसे से है। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, इसका नाम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक रखा गया। तो ये इंटरनेशनल एक बैंक था, वाज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन। तो उसका मेन मकसद था कि लड़ाई के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको दोबारा उसकी रचना करने के लिए खर्चा जो है देशों से लिया जाए और उस पर खर्चा किया जाए। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। जो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है और समटाइम्स द ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज़ आल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो लड़ाई के बाद के जो ये हालात हैं इसमें जो आर्थिकता लाई गई थी प्रबंध करके उसको भी ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947। तो उनके जो इस वर्ल्ड बैंक के जो ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशंस का मतलब उनकी जो कार्रवाई थी वो 1947 में शुरू हुई। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज़ कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। जो पश्चिम की औद्योगिक शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर फैसला वगैरह इंस्टीट्यूशन में करती हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो पावर ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें उसकी एक वीटो पावर है, अंतिम जो फैसला है वो वर्ल्ड बैंक के फैसलों में इसका यूनाइटेड स्टेट्स का है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनिटरी सिस्टम। तो इंटरनेशनल जो मॉनिटरी सिस्टम है उसमें वर्ल्ड की जो अलग अलग करेंसीज है उनको आपस में जोड़ा जाता है। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। तो उनका जो मेन उसका मकसद था कि एक्सचेंज के जो रेट्स हैं वो फिक्स रहें। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज फॉर एग्जांपल द इंडियन रुपीज़ वर पेग्ड ऑन द डॉलर एट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो उसमें डॉलर और रुपए का आपस में एक संबंध फिक्स किया गया। द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। तो $1 का जो प्राइस था वो था उसमें $35 जो थे उसका 1 आउंस गोल्ड आता था। तो 1 पाउंड जो होता है वेट में पाउंड होता है
उसको उसमें 16 औंस होते हैं, आधा किलो के बराबर होता है, तो वो औंस जो है उसका प्राइस जो था वो उस टाइम 35 पाउंड्स रखा गया। तो इसमें ब्रीफली समराइज द 2 lessons learnt by economists and politicians from the interwar economic experiences।